सर आप मुझे बात बताओ, आप जब एक एक्टर के बारे में दुनिया हमेशा जानना चाहती है, तमाशा और रॉकस्टार में रणबीर कपूर, सर आपका प्रोसेस रणबीर के बारे में सब लोगों को जानना है। गाना है ना जो हमेशा इंस्टाग्राम पे भी वो शॉर्ट चलता रहता है, कुम्फा है वो जो ऊपर देखता है, वो शॉर्ट के बारे में लोग इतना दीवाने हैं। वो आपको मालूम था ऐसा होने वाला है कि आपको भी नहीं मालूम था? शी इज टू क्यूट है। जो भी करती है ना, ये जेन्युइनली ही करती है। ये कोई भी मतलब की बात नहीं हो रही, मुझे लगता है ये कोई ऐसे ही बकवास बात हो रही है। भाषा में रणबीर और दीपिका की डेट नहीं मिलती है, वो नहीं होते, तो कौन से एक्टर आप कास्ट करते? ऐसे टिप्स जो आप एक्टर्स को देना चाहेंगे, न्यू कमर जो ट्राई कर रहे हैं, इतने सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं यहाँ पे। हेलो, मैं हूँ मुकेश छाबड़ा और मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो जिसका नाम है द बॉम्बे ड्रीम्स विद मुकेश छाबड़ा। ये एक ऐसा शो है जहाँ पर मैं डायरेक्टर से बात करूँगा एक्टर के बारे में, किस तरह से हम कास्टिंग करते हैं, कैसे एक्टर को चुनते हैं और उनकी फिल्म की कहानियों के बारे में जानेंगे। आज जो मेहमान आने वाले हैं वो मेरे बहुत ही नज़दीकी मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, जिनका नाम है, मैं आपको गेस करने दूंगा। उन्होंने तमाशा बनाई है, रॉकस्टार बनाई है और जब भी मेट तब से लेकर आज तक हम साथ में बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। तो चलिए प्लीज़ वेलकम माय फ्रेंड एंड माय ब्रदर एंड माय मेंटोर इम्तियाज अली। इम्तियाज सर, थैंक यू। ग्रेट टू बी हियर ऑन अ न्यू जर्नी। थैंक यू सर, थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन मज़ा आएगा। LG OLED presents The Bombay Dream with Mukesh Chhabra. सर आपको मालूम है हमारी साथ में कितनी पिक्चर हो गई? हमारी साथ में 7 पिक्चरें हो गई। आप गिनवा सकते हो? लव आजकल, रॉकस्टार, हाईवे, उसके बाद क्या, तमाशा, फिर हैरी मेट सेजल, लव आजकल। कितनी हो गई? चमकीला also, एंड चमकीला। साथ। और ऑफ कोर्स Yes, बहुत sir. सारी ऐड उसके बीच में रही, तो शायद एड्स हुई, बहुत सारी चीज़ें भी। कॉकटेल नहीं किया था तुमने? सर कॉकटेल के टाइम पे एक्चुअली हम रॉकस्टार कर रहे थे ना उस हाँ, साथ में, वहाँ एक्चुअली casting उसी चल लिए रहा था। मैंने भी नहीं किया था। करेक्ट, आपने भी नहीं किया था। उसके बाद आई थिंक वो डिसीजन जो डायना पिंटी का था, शायद आपको मालूम होगा, वो उसी वक्त डिसीजन हुआ था। वो सब हमको याद है। करेक्ट। वो मुझे बस सब बात तो सब। डायना डन दैट या। सर आप मुझे बात बताओ, आप जब एक एक्टर के बारे में दुनिया हमेशा जानना चाहती है, आप हमेशा उसके बारे में इतना बोलते हैं, लेकिन एक डिटेल डिस्कशन जो हमेशा होता है तमाशा और रॉकस्टार में रणबीर कपूर, सर आपका प्रोसेस रणबीर के बारे में सब लोगों को जानना है। ओहो। आप एज एन एक्टर उनको कैसे देखते हो, कैसे उनको डायरेक्ट करते हो, वो क्या सा प्रोसेस है, क्या सोचते हैं? सर देखो, रणबीर बहुत अच्छा एक्टर है। रणबीर बहुत सरल एक्टर है। रणबीर में बहुत सारी खूबियाँ हैं एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि जितने भी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें से सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रणबीर के साथ ही रहा है। प्रोसेस कोई ऐसे यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है। बात ये होती है कि रणबीर के साथ मुझे याद है जब हमने काम करना शुरू नहीं भी किया था, जब मिले थे और जब कहानी सुनी थी उसने, और जब हमने डिसाइड किया था कि हम कर रहे हैं रॉकस्टार, उसके बाद फिर ना वो यूं ही आ जाया करता था, हम यूं ही कहीं चले जाया करते थे। और पहली कई बार उसने इनिशिएट किया कि चलिए हम लोग एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, चलिए हम लोग एक कॉफ़ी शॉप में चलते हैं, चलिए हम लोग फलानी जगह जाते हैं, एंड वी यूज्ड टू गो देयर। कोई भी काम की बात नहीं होती थी। मैंने उसे बाद में पूछा है, उसी वक्त पूछा कि क्यों, वाई आर यू, सो ही सेज नहीं सर, आई वांट टू अंडरस्टैंड यू। सो ही इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, ही इन्वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि वो समझने की कोशिश करता है कि हाउ टू वर्क अराउंड दिस पर्सन और वर्क विद दिस पर्सन। आपको उसकी फर्स्ट मीटिंग याद है, पहली बार जब आप रणबीर से मिले थे? एक्चुअली पहली बार जब मैं रणबीर को जब मैं उससे मिला, जब मैंने उसको पहली बार देखा था ना, मैं एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में गया था, जो उस वक्त औकात नहीं थी जाने की, इसलिए गया था क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो ताज में काम किया करती थी। सो वी वेंट टू दिस ताज प्रेसिडेंट, जहाँ थाई पवेलियन हुआ करता था, बहुत एक्सपेंसिव था, अभी भी होगा। सो वहाँ ना ऋषि कपूर एंड हिज फैमिली वर देयर, एंड ही वाज स्मॉल, ही वाज नॉट फुली ग्रोन अप, and I had just come into Bombay. I was like in my early 20s or something. So मैंने देखा उसमें क्या हुआ कि वो ना कुछ नर्वस होकर के वो चेयर से गिर गया था एक बार रेस्टोरेंट में। तो मुझे वो बात याद रखी, he had very floppy hair. Anyway, when I met him later, I just bumped into him here and there, 1-2 बार तो ऐसे हुआ। फिर मैं उसको एक कहानी सुनाने के लिए गया
कि ये फिल्म करते हैं। वो फिल्म नहीं बनी, वो फिल्म कुछ और थी, बट उसने कहा कि सर आपकी एक कहानी है, मैंने सुनी है, मेरे दोस्त ने मुझे बताई है, वो फिल्म आप जॉन के साथ करना चाह रहे थे एक टाइम पे, और उसकी कहानी ऐसे ऐसे करके एक्चुअली जो नरेशन हुआ था पहली बार मुकेश उसने मुझे नरेट किया था ये फिल्म रॉकस्टार। क्या बात कि उसमें ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। और जब वो ये सब कह रहा था तो मैं उसको देख रहा था कि अगर ये बंदा करेगा तो कितना अच्छा होगा, यही सारी चीज़ें जो वो कह रहा है हाँ। इस तरह से। तो ऐसा ये सही है, फिर ये करोगे? तो उसने बोला हाँ यार ये करते हैं। ये दिस इज आफ्टर सावरिया और बिफोर सावरिया? दिस इज आफ्टर सावरिया। हाँ, नाइस। दिस इज आफ्टर सावरिया। आई डोंट नो वेदर सावरिया वाज रिलीज्ड और नॉट, बिकॉज मैंने देखी नहीं थी व्हेन आई मेट हिम। फिर जैसे जैसे कोई भी ड्राफ्ट आता था ना मेरा जैसे कोई मैंने कहानी में कुछ चेंज किया या उसको एलैबोरेट किया, तो सबसे पहले ऐसा हो गया था कि मैं उसी को बताता था, क्योंकि वो इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज में ना टैलेंट और इंटरेस्ट ये दोनों चीज़ें एक ही शब्द से जानी जाती हैं। द वर्ड इज़ द सेम फॉर बोथ। सो उसको इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है इस काम में, एक्टिंग में, फिल्म मेकिंग में, कि वो उसके टैलेंट का आधार है। दैट इज़ वाई ही इज़ सो टैलेंटेड, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड। कुछ ऐसे लोग होते हैं एक्टर्स जो एकदम जैसे होता है ना कि चिड़िया की आंख में जिनका निशाना होता है, कि उनको एक्टिंग में मज़ा आता है, उनको बेसिकली एक्टिंग का रस जो होता है ना उसके स्वाद में मज़ा आता है। रणबीर इज़ लाइक दैट। वो मतलब दिन रात अगर वो फिल्म ना भी बने तो एक्टिंग करता रहे, उसको अगर एक सीन दिया जाए, मतलब वो हमेशा हम लोग मतलब ही डज नॉट रियली नीड अ रीज़न टू एक्ट। इट्स नॉट एज दो अच्छा कुछ अच्छा होगा तो मैं करूँगा ऐसा। सो आई थिंक दैट्स ही इज़ इंटरेस्टेड। जब आप तमाशा और रॉकस्टार के बीच में प्रोसेस सेम था एज एन एक्टर उनके साथ, या आपका चेंज हुआ था? नहीं, एक्चुअली प्रोसेस वाइज क्या होता है कि जैसे तमाशा जैसी जो फिल्म थी ना, उसमें एक अजीब सी चीज़ हम लोगों ने की थी। यूजुअली क्या होता है कि जब आप एक शॉट लेते हैं तो उसके कई सारे टेक्स होते हैं, तो फिर आप उसके बाद अपना बेस्ट वाला टेक सेलेक्ट करके उसको फिल्म में डालते हो। यूजुअली कोई भी एक्टर जब एक्टिंग करता है तो वो जो टेक्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, टेक नंबर 1, टेक नंबर 2, टेक एक जैसे ही होते हैं। उसकी ब्रीफ एक होती है, फिर वो आप अलग अलग तरह से अगर थोड़ा उसमें कुछ फ़र्क भी हो। हम क्या कर रहे थे कि हर बार जो टेक करते थे तमाशा में तो एक अलग तरह से ही वो उसकी परफॉर्मेंस होती थी, यानी कि वो समानता नहीं रखते थे कि ओके पहले टेक में ऐसे किया था तो दूसरे वाले में भी ऐसे करना है। वो किसी और तरह से ही हो सकता था। अगर मैंने पहले लाइन में चीखा है यहाँ पे, तो हो सकता है मैं 5वीं लाइन में चीखूं एज एन एक्टर। सो इट वाज सो फ्री दैट एज एन एक्टर उसको पता नहीं, उसको खुद नहीं पता था कि मैं कब क्या करूँगा, और मुझे भी नहीं पता था। I feel that Tamasha's performance was much more difficult for the actor than Rockstar, because Rockstar में कम से कम एक रेलिंग है जिस पे आप भाग सकते हो, तमाशा में वो नहीं था। तमाशा में बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाली प्रॉब्लम थी। हाँ, इंटरलाइज बहुत था ना, बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज था। करेक्ट सर। मैं रॉकस्टार की बात से याद आया कि वो एक गाना है ना जो हमेशा इंस्टाग्राम पे भी वो शॉट चलता रहता है, कुम्फा है, वो जो ऊपर देखता है, वो शॉट के बारे में लोग इतना दीवाने हैं। वो आपको मालूम था ऐसा होने वाला है कि आपको भी नहीं मालूम था? सो मैंने जब उसको मतलब मेरे दिमाग में जब आया था तो मुझे लगता था कि कोई अच्छी बात है ये, बट उस तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में लगता है इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा, और शायद सबसे ज़्यादा कोई ऐसे विजुअल है जो मेरी फिल्मों से लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो शायद वही वाला है। आई थिंक वो टॉप शॉट जब कैमरा, हाँ, जब वो, और मुझे याद है वहाँ पे जब हम गए थे ना तो वहाँ ट्रैक्स लगाना मना था, कि मतलब वहाँ दरगाह में आप वो नहीं लगा सकते, ट्रैक्स नहीं लगा सकते। सो स्टेडी कैम में लगा सकते हैं और क्रेन लगा सकते हैं। तो फिर कुछ ऐसा बन गया कि वो फिर वो ऐसे क्रेन ऊपर जाती है, वो ऊपर देखता है, बैक शॉट है नीचे से जी, जो लो मोड में इसमें है स्टेडी कैम में, एंड फिर वो ऊपर की तरफ देखता है और फिर लॉस्ट हो जाता है। तो वहाँ वो आपने इंस्ट्रक्शन दिया था कि खुद हुआ था? नहीं, वो तो था आपके थॉट में वो था? हाँ, वो तो होना था, बिकॉज वो गाते गाते छोड़ देता है गाना। हाँ, लेकिन वो ऐसा विजुअल है ना कि जब भी आपको किसी एक्टर को दिखाना होता है तो मैं मोस्टली वो विजुअल बार बार देखता हूँ कि कैसे वो इतना फुल ऑफ लव, फुल ऑफ थॉट है, वो इतना सा एक्सप्रेशन जिससे पूरी कहानी पता लग जाए इस रॉकस्टार की, ऐसा लगता है कि हाँ, वो कभी कभी आपको ख्याल आता है ना कि ये जो हो रहा है मेरे आसपास,
ये सच में हो रहा है या ये नहीं हो रहा है, मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, ये सच में हो रहा है या ये भ्रम है, ये जो सो दैट वाज द थॉट। हाँ सर, एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, जो भी ये शो देखेंगे एक्टर लोग, आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लगता है जो लोगों को रणबीर से लेनी चाहिए, जो नए जो भी ये शो देख रहे हैं, नए एक्टर्स आते हैं, उनके लिए क्या सजेशन होते हैं जो रणबीर से आपको लगता है कि सीखनी चाहिए? एक चीज़ जैसा कि मैंने कहा ना कि वो अपने आप को मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ता था। दो फिल्में की हैं मैंने उसके साथ, पूरी स्क्रिप्ट वो पढ़ लेता है हर दूसरे तीसरे दिन। तो ये काम ना करना बड़ा मुश्किल होता है एक्टर के लिए, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेना। कि आज वो रात को शूटिंग करके पैकअप करके गया है, तो उसने सुबह आया तो बोला सर मैंने कल रात को पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली, तो मेरा एक ये ज़रा क्वेश्चन था, इसका क्या मतलब है। सो टू बी अवेयर ऑफ द स्क्रिप्ट टू दैट एक्सटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली वो होता है कि वो एक सरेंडर मोड में रहता है, कोई भी आर्टिस्ट, नॉट ओनली एन एक्टर, बट एक सरेंडर मोड में। उसका काम है कि अगर कोई स्क्रिप्ट है, कोई कहानी है, कोई डायरेक्टर है, कोई कैमरामैन है, तो इनकी बातों को समझना और वो करना। उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब he has to submit to the project, to the process of the shooting, and he must also understand that he is only the actor, he is not the writer. एक चीज़ जो बहुत मुझे लगती है कि एक्टर्स को पता होनी चाहिए, जब हम कहते हैं कि एक्टिंग इम्प्रोवाइज करेंगे, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइज करनी है, कि आप डायलॉग अगर कुछ अलग तरह से बोल दोगे या वर्ड्स को उल्टा ऊपर नीचे कर दोगे तो उसमें आपकी महारत है एज एन एक्टर। एज एन एक्टर यू हैव टू से द लाइन दैट इज रिटन इन डिफरेंट वेज। So that is an improvisation of an actor. So I feel that that's a separate thing, but I think a submission to the film that you're doing, to the scene that you're doing, to the people that you're working with, that's a very big plus point that he has. ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो शायद आपकी फिल्मों में कहीं ना कहीं छोटे छोटे रोल से स्टार्ट किए थे, चाहे उसमें नानो हो, चाहे पीयूष भाई हो, चाहे वो वामिका गब्बी हो, चाहे जयदीप अलाव हो, तो ऐसे बहुत, आकाश दहिया, ये सब वहीं से निकले। तो आपको क्या लगता है उनके बारे में? हाँ, निकले नहीं है, ये हमेशा से निकले हुए थे। एंड ये सारे उस वक्त भी बहुत प्रतिभाशाली एक्टर्स थे, ये जिनका भी आपने नाम लिया, वामिका का मुझे याद है, आकाश, जयदीप, ये सारे ऐसे लोग थे जो हम और आप बहुत एक्साइटेड थे, इफ यू रिमेंबर, बहुत एक्साइटेड थे इन लोगों को। और मुझे लगता था कि ये मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वेयर ऑल ऑफ देम विल बी रिकग्नाइज्ड सो वेल। एंड वामिका तो छोटी थी जब वी मेट में, तो मैं इसको छोटी वाली बोलता था, क्योंकि वो इतने अच्छे से बोलती थी, डायलॉग और जो भी करने को दिया जाता था बहुत अच्छे से करती थी। तो मैं हमेशा कहता था यार वो छोटी वाली को लाओ, उसको कहते हैं ऐसे करने के लिए। हाँ। कोई भी डायरेक्टर्स इम्प्रोवाइजेशन जो आता था तो मैं कहता था इसको लाओ, तो उसका नाम मैं आज तक उसको छोटी वाली ही कहता हूँ। हाँ, फिर तो इतना पॉपुलर, इतना सारा काम वो करे। इवन जयदीप अब इसको देखते हैं यहाँ पर हर जगह, जयदीप इज नाउ ऑफ कोर्स यार। जयदीप ने मतलब मुझे याद है रणबीर जब आया था उस लोकेशन में शूट करने के लिए, तो वो देखना चाह रहा था कि भैया, बड़ा भैया किसको लिया आपने। जब वो जयदीप को उसने देखा ऊपर बैल्कनी से, फिर आकर के बोलता है कि सर आपने तो बड़ा भैया बहुत तगड़ा लिया है। और वो इसलिए देखना चाह रहा था क्योंकि उसको थप्पड़ खाना था उसके हाथ से। आई रिमेम्बर। सो जयदीप का हाथ, तगड़ा आदमी है जयदीप, तो उसको देख के वो बड़ा कि आज तो मुझे पढ़ने वाली है। फिर वो बोलता था ना, नहीं आप मार देना, मुझे मार देना। तो जयदीप ने बहुत मारा तो बेचारा। पहले उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, बहुत कम लोगों को मालूम है कि आप दिल्ली में मुझे ढूंढ रहे थे, मैं आपको ढूंढ रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। दिल्ली में जब मैं लव आजकल फिल्म बना रहा था, तो फिर उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो मैं कास्ट करना चाहता था, उन लोगों से जो थिएटर के हैं। जी। तो इस सिलसिले में मैं आपको ढूंढ रहा था, बिकॉज़ मुझे पता चला था कि आप भी थिएटर कर रहे हैं, करते रहे हैं, और आप कास्टिंग भी या कास्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फिर पता नहीं कैसे मिले, कहाँ मिले, बॉम्बे में मिले, दिल्ली में मिल चुके थे, दिल्ली में मिले थे, फिर वापस बॉम्बे में मिले। उसके बाद फिर हमने उस कास्टिंग का प्रोसेस शुरू किया। उसके पहले भी मैंने फिल्म बनाई, उसके पहले टेलीविज़न बनाया। कास्टिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर की टीम किया करती थी, और ये बड़ा ही एक उस वजह से आप अगर नोटिस करोगे जब से, और ये श्रेय आपको जाता है एक्चुअली, क्योंकि क्या है कि ये डिपार्टमेंट उसके पहले रिकग्नाइज्ड था नहीं। कास्टिंग नाम का कोई वैसे डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था।
जब से ये डिपार्टमेंट बना है और ये कास्टिंग का बीड़ा आपने और आपके देखा देखी दूसरे लोगों ने उठाया है, तब से यू कैन सी दैट अ डिफरेंट काइंड ऑफ कास्टिंग इज हैपनिंग. It has opened the gates for a lot of actors coming out of non-film backgrounds, coming from theatre, dance, इधर उधर अलग अलग जगह से लोग आते हैं. और मतलब एज अ डायरेक्टर तो आप सबसे नहीं मिल सकते हैं, बिकॉज आपका दूसरा काम होता है या आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. तो आप उन लोगों को कास्ट कर देते हो जो कन्वीनियंटली मिल जाते हैं जी, क्योंकि उतनी ही आपके पास उतना ही वक्त होता है. बट जब से आप आए और फिर जब ये चीज़ होने लगी कि हर एक छोटे से छोटे कास्ट के लिए हम करेक्ट एक्टर को लाएंगे, अच्छा एक्टर को लाएंगे, प्रतिभाशाली और सूटेबल, सो देन आई थिंक यू कैन सी दैट. एंड वो मैंने नोटिस करना शुरू किया लव आजकल में ही, कि मुझे एक बहुत रिलीफ सा मिला आपके आ जाने से. एक रिलीफ सा मिला मुझे कि यार अब ये कर रहा है यार. और एंड ऑब्वियसली देयर इज़ अ टैलेंट इन्वॉल्व विद दिस. सो जब आप जिस कैरेक्टर को जिस एक्टर को लाया करते थे किसी रोल के लिए, तो मैं समझता था कि हाँ यार ये. सो आई थिंक उसके बाद वो जो मुझे चस्का लगा, तो मैंने तो फिर आपका ही नाम देना शुरू कर दिया सारे लोगों को कि भाई इसको बोलो, यही कर रहा है. आई थिंक क्रेडिट आपको ही जाता है. मैंने जैसे बोला कि आपने हमेशा ही सपोर्ट किया है. सर अगला जो राउंड है जी, जो शायद किसी ने नहीं अब तक देखा होगा, वो ऐसा राउंड है जहाँ मैं आपको एक्टर्स के ऑडिशन दिखाऊंगा आप ही की फिल्मों के जो आपने सिलेक्ट किए. उस वक्त आप क्या सोच रहे थे कि आपने उनको क्या लिया, क्यों लिया? या आपको याद है ये ऑडिशन के बारे में? What a wonderful actor. फौरन के सारे राजाओं से मिलता है और कहता है भाइयों मेरी रानी को पेरिस ने धोखे में उठा लिया. हम हजार जहाज समुद्र में उतारेंगे, लड़ेंगे ट्रोजन महायुद्ध. सर रणबीर ही लगता था ये उन लोग में. हीरो को वापस आएंगे. हाँ, शक्ल बहुत मिलती थी. एक मिनट, कुछ गड़बड़ है. क्या? लास्ट टाइम आपने मुझे कोई और कहानी सुनाई थी, राम और सीता की, और रावण उसे धक्का ले जाता है. यस, तो ये यश है और रॉकेट उसका ऑडिशन दे रहा है जो मेरे को असिस्ट कर रहा था. एंड एग्जैक्टली इसने मतलब ऑलरेडी इसने यही पकड़ ही लिया था कहानी. एंड इसकी एक तो शक्ल बहुत मिलती थी, वो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था, बहुत बड़ा एडवांटेज था. हाँ, क्योंकि बहुत ही सर बच्चों के साथ आपका एक्चुअली इसने वही किया जो मतलब हम इसको फॉलो कर रहे थे. और ये इतना स्मार्ट था यश, अभी भी होगा, अभी भी है, दैट ही जस्ट गॉट एवरीथिंग. और उसको सारी समझ थी. पता नहीं बच्चों में कुछ होता है, उनमें बहुत शक्ति होती है. हम उन्हें स्टूपिड समझते हैं, हाँ करेक्ट, बट उनमें उतनी समझ होती है जितना बड़े लोगों में होती है. मुझे लगता है कुछ बदलता नहीं है खास. सिर्फ बच्चों को इसे एक्टिंग स्कूल की जरूरत नहीं होती है, बड़ों को क्यों ऐसा लगने लगता है एक्टिंग स्कूल जाना चाहिए? ये सवाल आपसे ऐसे मन के पूछने का. आई थिंक प्योरिटी और सिंप्लिसिटी होती है. मुझे लगता है एक्टिंग का जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ अनलर्निंग का है. वैसे तो हर इंसान अपने में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बट अनलर्निंग का है. और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई अपने शख्सियत के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर करना है, तो उसके लिए आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है एक्टिंग के, जो क्राफ्ट है, वो शायद सीखने की ज़रूरत पड़ती है. सो ये जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, यह है यादों का पिटारा. आप ही की पिक्चरों के शॉर्ट्स में दिखाने वालों पुरानी पिक्चर BTS. आपको याद दिलाना है कि वो उस वक्त आप क्या बात कर रहे थे और क्या ब्रीफ आप दे रहे थे. आपको याद है ये सब सीक्वेंसेस? हाँ, ये जो नीचे वाली फोटो है, हाँ जो ऊपर वाली भी है ना, हाँ ये हम लोग कॉर्सिका में शूट कर रहे हैं. और वो मटर गश्ती गाना है, और वो ऑगी है उसका बॉस्को का असिस्टेंट. और वो लड़की पीछे जो दीपिका के खड़ी, उसको हम भाभी जी बोला करते थे. इस तरह की भाभी हमेशा हमें मिल जाती है. और ये रवि वर्मन है. बात यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस है, बट हाँ मटर गश्ती का माहौल है. सर सारे हिंदुस्तान का सबसे फेवरेट सीन, इसके बाद जो गाना होता है, दिस इज माय फेवरेट सीन. इसमें पता है मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ जी, मुझे ये देखना था कि मुझे मालूम था ये जो सीन था ना, ये सीन बड़ा था और गाना भी था. हाँ, और ये हम लोगों ने 2 रात रखी थी इसके लिए. बट मुझे ये मालूम था कि अगर ये इसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा, अगर ये क्रॉस कर लेगी दीपिका उस ब्रिज को और रो पड़ेगी, तो वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा.
फॉर हर एज एन एक्टर। ओह, तो मैं बड़ा केयरफुल था इस सीन में कि वो जब अभी, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ जिस तरह से उसका प्रोसेस शुरू होगा और वो रोने लगेगी उसके पहले ही मैं कट कर दूंगा। तो मैं ये देख रहा हूँ। ये बता दो। क्या बात है, ये हम कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं सर, ये शूट का तो नहीं है। ये हमने फौजी वाली टोपियाँ पहनी हुई हैं। हाँ, ये तो भी आपने मुझे दिया था। हाँ जी, रणबीर ने भी डाली है। रणबीर लग रहा है एक्चुअली क्रांतिकारी जैसे हुआ करते थे ना, हाँ, देश के रुखी क्रांति। वैसा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है रणबीर इसमें। हाँ सर, ये जुहू में रैप पार्टी हुआ और था। रैप पार्टी थी उसमें, सब लोगों को ये हाँ, टी शर्ट correct, और correct। ये पहनाया गया था। हाँ, ये इसलिए टी हम शर्ट बहुत पहन के हमने एक्साइटेड थे। बहुत पागलपन किया था सर, बहुत Correct। बहुत। इसकी पार्टीज बहुत ही मतलब बी ग्रेड हुआ करती थी रॉकस्टार फिल्म की। एक और सीन है सर। अरे वाह, कितनी हसीन जुल्फों में ये फूल। ये रॉकस्टार में है सर, ये प्राग में है। पीछे वो बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है, क्लॉक टावर, वो है। क्या बोल रहे हैं आप रणवीर को, कुछ याद है फकत? हाँ, आप दोनों ऐसे रणबीर- प्यार में लग रहे हो, देखो ऐसे लग रहा है। हाँ, तो रणबीर से मैं अभी ना, इन लोगों का ये था कि दिस वाज जस्ट अ स्मॉल सीन, एक मोन्टाज का था। ये लोग ऐसे चीयर्स करते हैं और बेखेरोव का पीते हैं। तो उसके एटीट्यूड के बारे में बोल रहा था कि व्हाट इज ही थिंकिंग, हाउ मच इज ही एंजॉयिंग जो मतलब ये है ना, जो जॉर्डन, कि हाँ वो जी। कितना, उसको कितना मज़ा आ रहा है लड़की के साथ और वो क्या सोच रहा है। बेसिकली क्या था ना कि वो म्यूजिक से उसका दिमाग हट रहा था, वो लड़की में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था। हाँ, उसको। focus तो वो- shift हो रहा था। फोकस चेंज हो रहा था। हाँ, ये दिस हाँ, ये बड़े मायूस होती है एक बार जब इसको पता चलता है कि जो लव स्टोरी ये है रघु की लव स्टोरी, उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं थी। हाँ, तो मैं उसको वही बता रहा था, वही डिस्कशन हो रहा था। तो दैट्स व्हाई शी इज फीलिंग वेरी डिजेक्टेड। ये कोई भी मतलब की बात नहीं हो रही मुझे लगता है, ये कोई ऐसे ही बकवास बात हो रही है। और ये लड़की जिस तरह से हंस रही है ना, तो मुझे मालूम है ये कोई बकवास हो रही है, कोई काम की बात नहीं हो रही। ये हमने एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग गाना शूट किया था बीच बीच में, तो हाँ। उसका था। तो ये बीच बीच में कोई शॉट है सर। ये हम छत में हैं, वो वहाँ पे था बुडापेस्ट में। सर इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपका पहला शाहरुख था। इज एन अमेजिंग पर्सन, Yeah. मतलब एक उसकी ह्यूमन क्वालिटीज, उसकी हर तरह से एकदम मैक्सिमम है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। एज ए ह्यूमन बीइंग आई रेट हिम वेरी 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 हाईली। आई थिंक बहुत कम लोगों के अंदर 10 to 10 होता है, जो मुझे लगता है वो 10 बहुत to सही है। हाँ। और इंटरेस्ट वही है, दूसरों में इंटरेस्ट, खुद में जितना इंटरेस्ट उससे ज़्यादा दूसरों में इंटरेस्ट है। दैट्स व्हाई ही इज सच अ बिग स्टार। जी सर। ये एक खौफनाक माहौल है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। बट यहाँ पे वो था, ये वाला हम शॉट कर रहे थे कि जब उसको गोली मार दी गई है रणदीप को, महावीर को, और उसको ले जाया जा रहा है, तो ये उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगी कि सब ठीक है, आँख खोलो, बात करो, क्यों ले जा रहे हो इसको, तुम लोगों ने गोली क्यों मारी। शी इज़ गोइंग टू गो वाइल्ड लाइक दैट। सो ये उसका ब्रीफ है। नेक्स्ट। हाँ, दिस इज़ दैट टाइम वेयर उसको जब गोली पड़ती है तो उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, कि जब उसको आवाज़ सुनाई देती है, ऊपर जाके बैठेगी वो, बाद में शॉट ऊपर था। ये आड़ू वैली है सर, ये कश्मीर में है। ये वो वाला शॉट था जब उसको आवाज़ सुनाई देती है और फिर मुड़ के देखती है कि महावीर को किसी ने गोली मार दी है, फिर वो वहाँ से भागती हुई आती है। करेक्ट। ये वो वाला। दिस इज राइट बिफोर द गोली वाला सीन जो था। हाँ, ये हम स्पैन रिजॉर्ट में शूट कर रहे हैं। ये मनाली के बाहर है, सुनैना है एज यू कैन सी, एंड शाहिद एंड करीना। ये वो वाला सीन था जब सेकेंड हाफ में ही हैज़ ब्रॉट हर टू द होटल, और अब ये उसको ले जा रहा है उसके बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए, जिससे इसने बात की है, ये बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए ले जा रहा है। ये लड़की बहुत दुखी है और इसको शायद इस बात का एहसास भी हो गया है कि आदित्य मुझे लाइक करने लगा है, बट आदित्य को ये जताना नहीं है कि मुझे कोई दुख है या अफसोस है इस बात का। तो वो वाला कोई सीन है यहाँ पे। ये आजकल पूरा हिंदुस्तान जिसके बारे में बात कर रहा है, आई थिंक जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा कि वो क्यों पूरी ये
ये फिल्म आपने मतलब डायरेक्ट नहीं करी लेकिन आपने लिखी है, पूरा प्रोसेस आपके साथ गुजारा है, वो है लैला मजनू। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? ये बाहर किया ना तुमने? नहीं, ऑफिस के बाद। क्या बोलो क्या क्या हाँ हंगामे कर रहे हो, मेरी खबरें ले रहे हो, इश्तिहार निकाल रहे हो सारे शहर में मेरा। अरे हर जगह भूत बन के फॉलो क्या करते हो? So sweet. जी सर। Amazing, amazing. See, she's so pretty. इतनी सुंदर है. And इसका क्या था कि जो भी करती है ना, ये genuinely ही करती है. ये इसके लिए दिखावा करना बहुत मुश्किल था. तो I think that was a quality we were looking for. आई नो उसको बैक टू बैक 3-4 बार टेस्ट किया, तो हर बार वो सेम ही करती थी, लेकिन और इंटरेस्टिंग मगर genuinely करती थी. जेन्युइनली हाँ. करती थी। She's a very interesting person also. I think she's a very genuine and a warm person. आपने जब लैला मजनू लिखा था तो आपको लग रहा था लैला ऐसी ही होनी चाहिए? वही है, वो आधी शक्ल होती है, आधा इमेजिनेशन होता है, बट हाँ मतलब शी फिटेड द पार्ट वेरी वेल, सो वेल डन. जब आप कास्टिंग करते हो, आप जब स्क्रिप्ट लिखते हो तो आपका ब्रीफ एक्टर को देख के बनता है या पहले आप सोच लेते हो आपको ऐसा ऐसा चाहिए? क्योंकि मैंने आपके साथ 2 तरीके से काम किया है, क्योंकि आप जब मैं आपको एक्टर से मिलाता हूँ आपको वो अच्छा लगता है, लेकिन आप मिलने के बाद डिसाइड करते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जब आप एक्टर को मिलने के बाद डिसाइड करते हो? एक्टिंग देखने के बाद, जैसे 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए, 1 2 3, लेकिन जब आप तीनों से मिलते हो फिर आप बोलते हो कि उसकी एनर्जी बेटर है फॉर दिस पार्ट, वो क्या आप चीज़ सोचते वो हो? ना एक जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो फिजिकल नहीं होती. हमेशा हम कहते हैं कि लंबा चाहिए या छोटा चाहिए एक्टर, या गोरा चाहिए, काला चाहिए. फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया वो। एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है. फिजिकल डिस्क्रिप्शन के अलावा कुछ ऐसे होता है कि ये एंग्री अच्छा होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं. बट आई फील दैट एक ना किसी का एक नेचर होता है, या कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो एक आदमी की पर्सनालिटी है, उसकी एक सोल की फील होती है एक आदमी की. वो एक ही जैसे 4 लोगों में, चारों में अलग अलग होती है. वो कोई एक क्वांटिटी, कोई एक मात्रा होती है. जब मैं लिख भी रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में फिजिकल डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा वो वाली बात वो चलता है. मतलब कि एक अधपका चेहरा मेरी शक्ल मेरे दिमाग में होता है जब मैं लिख रहा होता हूँ. उस अधपके चेहरे में एक सोल ज़रूर होता है, एक उसका एक नेचर होता है. वो कहना बड़ा मुश्किल है कि कैसा होता है. हाँ करेक्ट। क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं होते. मगर जब आप उस बंदे को देखते हो तो आपको लगता है हाँ ये सही है, इसकी एनर्जी, वाइब्रेशन, जो भी आप कह लो, वो सही है इस कैरेक्टर के लिए. आपको एक तरह से एक्साइटमेंट आता है कि यार ये वो करेगा या करेगी तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, तो इसको. हाँ, तो आलिया की कास्टिंग डिसीजन भी कमाल था आपका, क्योंकि हाँ. वो उस फिल्म के बाद जो हाँ. जैसे स्टूडेंट के बाद डायरेक्टली आपने वैसे हाँ. सोचा, जो मतलब मुझे लगता है उससे बड़ा कोई भी कास्टिंग का फिक्सर नहीं। आई थिंक इंस्टिंक्टिव होता है ना. मतलब आप भी समझते हो कि हम कितना एक तरह के बंदे को ढूंढते हैं, फिर जो कोई और मिल जाता है जो एकदम ही दूसरे तरह का है, और लगता है यार ये बड़ा एक्साइटिंग है तो इसको पकड़ लो. तो हाईवे में वही था. मैंने हमेशा सोचा था कि मैं किसी ओल्डर लड़की, मतलब जो एटलीस्ट 30 इयर्स की है या उस उम्र की लड़की के साथ ये वाली फिल्म करूँगा, बिकॉज ये एक मच्योर सब्जेक्ट है, दैट समझदार होगी. ये एकदम ही छोटी लड़की थी. इसको देख करके मुझे लगा कि इसके अंदर एक पोटेंशियल है, एक अजीब सा इमोशनल कंटेंट है. आपने पहला वाला फिल्म देखा था? नहीं, मैंने उस वक्त नहीं देखी थी उसकी करण वाली फिल्म. स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं देखी थी. मगर आलिया से मैं मिला, वो अपनी माँ के साथ फिल्म देखने आई थी, चिकन खुराना, इफ यू रिमेम्बर. हाँ, लव शो चिकन खुराना. सो वो देखने के लिए आई थी. तो वो बाहर खड़ी हुई थी, मुझे लगा ये बड़ी हो गई है. एंड देयर इज़ अ ग्रेस एंड अ ब्यूटी टू हर एज एन एक्टर, एंड अ लॉट ऑफ इमोशनल पोटेंशियल. तो मैंने उसको बोला कि आई विल गिव यू अ स्टोरी, यू विल रीड इट. या सो दैट्स हाउ इट्स. आई थिंक शी कॉल्ड यू कि मुझसे ये हो नहीं पाएगा, ऐसे भी शायद आपको. हाँ, वो शी वाज 2 दिन तो उसने कॉल ही नहीं किया. तो मैंने उसको कॉल करके पूछा कि क्या तुमने पढ़ा? हाँ, I read 2 times. So she was a bit overwhelmed. She felt that it's too much to do, you know. हर सीन में मैं हूँ. इस तरह के भी प्रॉब्लम्स थे. हाँ, कि पूरी की पूरी फिल्म हर सीन में
एक्चुअली हर सीन में सिंगल हाँ सीन में ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा ना उसका, हाँ ऑलमोस्ट 80-90% सीन में शी वाज एक दो देयर। सीन थे जिसमें मैंने था। हाँ करेक्ट। मुझे याद है वो पहली बार जब आपने शायद उसको वो कंफर्म किया था, उसके बाद ऑफिस में आए थे, या आपने सबके सामने उस उसको वक्त बोला था हुआ- हाँ, सीन आप थे ना उस वक्त? हाँ सीन, वो बाहर बैठ के हमने correct, सीन correct. पढ़ा था। करेक्ट। उस वक्त एक्चुअली क्या हुआ था कि आलिया वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड कास्ट फॉर हाईवे, एंड जो यूनिट थी वो बहुत क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क था कि ये लड़की कैसे ये वाला सीन करेगी, ये फिल्म करेगी। तो एज एन एक्सरसाइज टू कन्विंस देम, या जब आलिया पहली बार आई तो मैंने उसको नहीं पता था कि इन लोगों को, डिसीजन मेरा था, मैंने डिसीजन ले लिया था, बट आई वांटेड द टीम टू फील कंफर्टेबल अबाउट इट। सो फिर मैंने बोला कि आप इनको कहानी बताओगी, आप अपने तरह से बताओ। सो शी टोल्ड द स्टोरी। हम सब बाहर ही बैठे थे, हम सब बाहर बैठे हुए थे साजिद भाई के ऑफिस में, नया जो बन रहा था ऑफिस, वो टेम्पररी ऑफिस 18th फ्लोर पे। हाँ, तो आपने वो पूरा प्रोसेस उसके बताया हाँ, था। तो शी केम एंड शी सेड द स्टोरी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, बट आपको याद होगा एवरीबॉडी वाज लाइक nobody else can do this role but Alia। सब इमीडिएटली हम immediate। सब ने बोला था कि यार ये यही कर सकती है, यही वो कर कैसा है। सकती है और कोई नहीं। सर आपके तो मतलब कास्टिंग तो शायद आपने बताया थी, आपके सारा गट फीलिंग पे चलता है कास्टिंग, नहीं कुछ ऐसा कि मिलने के बाद सिर्फ आपकी गट फीलिंग काम, मेरा भी आई थिंक इम्पल्सिव भी काम करता है जैसे आपका। हाँ, ज़्यादा गट फीलिंग पे ही चलता है मेरा, और मेरे कास्टिंग के डिसीजंस बहुत गलत भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो मैंने किया वो करेक्ट ही हुआ है, बट मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो सबसे प्यारी फिल्म है सोचा ना था, शायद आपकी पहली फिल्म थी, उसके बारे में आप शुरू से कास्टिंग यही थी? मैंने सुना है कि शाहरुख सर का नाम भी उस फिल्म में आता अरे था। सर, शाहरुख सर का नाम ऐसे आता था कि मैं, एक जो पहले प्रोड्यूसर थे हमारे, वो कहते थे कि तुम यार, मैं अभय के साथ बना रहा था तो बोलते थे कि शाहरुख खान को ले लो। तो आई वाज थिंकिंग यार ये शाहरुख खान को मैं मिलूंगा कैसे, कब इसको, मतलब वो कैसे ये वाली फिल्म करेगा, और अगर शाहरुख खान ही करेगा तो फिर मुझे आपकी क्या ज़रूरत है प्रोड्यूस करवाने के लिए। So but all of this happened before I came to Sunny. I remember that Salim Sahab had seen the film, और उन्होंने कहा था फिल्म तो ठीक है, मगर ये जो मगर इसका जो हीरो है, इसके पैर में चक्री है, ये चलता रहता है और फिल्म को चलाता रहता है अपने साथ साथ। आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट दैट वो, उस लड़के का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था कि वो हमेशा कुछ टेढ़ा काम करता था। हाँ, बहुत जिसकी इंटरेस्टिंग वजह कैरेक्टर से- था वो, बहुत हाँ। ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। हाँ, सो दैट वाज, एंड ऑल्सो उस वक्त के लिए कास्टिंग काफ़ी डिफरेंट थी, बिकॉज उसे टफ लुक वाला हीरो नहीं था। हीरो नहीं था, और वो टफ लुक वाली फैमिली से था। सो लोग जब अभय देओल सुनते थे तो उनको लगता था कि सनी देओल या बॉबी देओल की कद काठी और उसके एटीट्यूड के साथ कोई आने वाला है, बट अभय इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दैट। करेक्ट। He was the 7-Up of the Kola family. So that was interesting but also unexpected for people. And नहीं। Aisha was too sweet. तो आई थिंक वो आपके भी साथ भी एक बहुत कमाल किया कि आपके साथ लोगों को बहुत प्यार हो जाता है, आपकी पूरी यूनिट को, हम सबको आपसे भी बहुत प्यार हो जाता है। फिल्म में तो अलग बात है, लोगों को आपके बहुत प्यार हो जाता है। वो सिर्फ तो लड़कों को होता है सर। नहीं सर, सबको होता है, ऐसी नहीं, बात नहीं, नहीं सर, सर। ऐसा नहीं है। पूछो जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपका और रहमान सर का रिश्ता वो कैसे रॉकस्टार में आपके साथ जुड़े, कैसे आए? क्योंकि मुझे रॉकस्टार जब मैं पहली बार बना रहा था तो वो जब भी मेट के पहले था। उस वक्त क्योंकि म्यूज़िक इस तरह का था, तो मैं उस वक्त UTV के साथ बना रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि हु वुड यू वांट एज द म्यूज़िक डायरेक्टर। क्योंकि रहमान सर उनकी जब दूसरी फिल्म कर रहे थे तो मैंने बोला व्हाट अबाउट हिम। तो इस तरह से हुआ कि सडनली वो मुझे ले गए चेन्नई, और मैं रहमान सर के सामने बैठा था, और मैं, सारे लोग ही इस देश में उनके फ़ैन उस वक्त भी थे, अब भी हैं, तो मैंने सारे गाने उनके सुन रखे थे, और वो एज एन एनिग्मा आकर के बैठे, उन्होंने बहुत ही जैसे डिसआर्मिंगली बोलते हैं व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, व्हाट इज़ द फिल्म, ऐसे करके तो मैंने शुरू किया कहानी बताना, और 5 मिनट लगातार बोलने के बाद मैं रुक गया। मुझे लगा कि मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ इनको। उसके बाद रुक करके मैंने फिर एक शेर कहा बाबा फरीद का, कागा सबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। उनको हिंदी आती नहीं है ठीक से, ये तो समझना एकदम उनके लिए इम्पॉसिबल था, मगर उनको शब्द की झनकार का संगीत सुनाई देता है। दैट इज़ हु ही इज़। करेक्ट। He will, even if he does not understand, he will know the word from its sound. So he said, what is the meaning of this? And I told him the meaning of this.
And that point I knew that he is now going to do the film no matter what happens. आपको मालूम चल गया था? एंड उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा कोई और डिस्कशन नहीं, उसके बाद काम शुरू हो गया. Although the film didn't get made. And then he said फिल्म नहीं बनी. उसके बाद फिर जब भी मेट बनी तो फिर मैंने जब भी मेट के लिए उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला व्हेन आर यू मेकिंग रॉकस्टार. उसके बाद कोई बात नहीं हुई. तो कॉन्स्टेंटली वेन एवर आई यूज टू टॉक टू हिम ही यूज टू से व्हेन आर यू मेकिंग रॉकस्टार. फिर जब रॉकस्टार वापस बनना शुरू हुई देन आई अप्रोच्ड हिम एंड देन so he is a very pure person. He doesn't think of anything of क्या profit होगा क्या loss होगा इसमें कितनी effort लगेगी, कुछ नहीं. Only going instinctively and with excitement, that's all. सर ये डिसीजन कि मोहित चौहान एक ही सिंगर रहेगा, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. आई थिंक इससे पहले कभी हुआ नहीं किसी फिल्म इससे पहले मैंने शायद किसी फिल्म में नहीं हुआ. मैं सब तो सच क्या है. ये बात है, मुझे याद है चेन्नई में हम लोग रहमान सर और मैं ये बात किया करते थे कि कैसे होगा अगर एक ही वॉइस है तो वॉइस से पहचाना जाएगा वो कैरेक्टर. संगीतकार की कहानी है, यू हैव टू मेक द वॉइस सेम. सो कौन होगा इतना बड़ा आर्टिस्ट जो सारे गाने गाएगा. कम से कम 10 गाने तो होने वाले हैं पिक्चर के अंदर, करते करते ज़्यादा ही हो गए. तो we wanted a North Indian man's voice. We wanted a certain gravitas in the voice because it's because of the voice that Jordan becomes Jordan. Strangely, हालांकि मोहित मेरा दोस्त उस वक्त भी था, रहमान सर suggested the name. बिकॉज अपनी तो हिम्मत ही नहीं होती थी ना उस वक्त, अभी भी नाम सजेस्ट कर दो उनको. कैसे मैं बोलूँ वो, मतलब रहमान को कैसे आप सजेस्ट करोगे ना कि कौन सा सिंगर लेना चाहिए. तो वो एक ही सेड मोहित चौहान एंड आई वाज लाइक सो रिलीव्ड एंड रियली मोहित sang all the songs. आई थिंक रॉकस्टार इज मोहित, रहमान सर एंड यू सब आज तक जो भी है. इरशाद भाई गेस सेड. सर एक और सवाल पूछूं, ऐसे अभी आइडिया है. हाँ जी बोलो. कि अगर तमाशा में रणबीर और दीपिका की डेट नहीं मिलती है, वो नहीं होते, तो कौन से एक्टर आप कास्ट करते या नहीं बनाते? इम्पॉसिबल. मतलब एक्चुअली खास करके जिस तरह से जो रणबीर ने किया है वो तो एकदम ही पॉसिबल नहीं था. आई थिंक आप फिर बनाते ही नहीं, फिर आप तमाशा बनाते हाँ, नहीं. मुझे नहीं लगता है कि तमाशा में बनाता. मुझे लगा If क्योंकि रणबीर wasn't there, yeah. ये तमाशा अब नहीं बनाते. हाँ. मुझे भी 100% लगा था कि ऐसा कुछ होता आप नहीं बनाते. करेक्ट. आपका ऐसा कौन सा फेवरेट टीवी शो सीरीज है? इतना सारा ओटीटी में अच्छे शोज आ गए, आपने इतने सारे खुद भी बनाए हैं, कितने क्रिएट किए हैं. आप कौन सा शो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे कौन से शोज़, मुझे अंग्रेज़ी के या अलग अलग भाषाओं के शोज़ ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वो दूर होते हैं तो कुछ देयर इज़ अ मिस्टिकल क्वालिटी. सो आई डोंट, वो बता सकता हूँ. हाँ बता सकते हो. हाँ. घर में कैसे सेटअप आप, मतलब बड़ा टीवी लगा के छोटे टीवी में कैसे? मेरा एक रेगुलर टीवी है, इतना कोई बड़ा टीवी नहीं है, छोटा भी नहीं है, रेगुलर साइज़ का टीवी है. और मैं वैसे कभी तभी कोई ऐसे ओटीटी का प्रोग्राम देखता हूँ जब, आजकल तो ऐसा होता है व्हेन आई एम वर्किंग, व्हेन आई एम राइटिंग आल्सो, आई वांट टू वॉच समथिंग where I don't have to concentrate too much. So I end up watching something that I've probably already watched. सो मैं रिपीट व्यूइंग बहुत करता हूँ, मगर उसमें भी कैलिबर होना चाहिए. तो मैं नार्कोस 2 बार देख चुका हूँ, द वायर 2 बार, बहुत 6 सीजन्स का शो है, 2 बार देख चुका हूँ. फार्गो मुझे बहुत अच्छा लगता है. फार्गो एक बड़ा अच्छा शो है. बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं ओटीटी में जो आप पकड़ते हो. कभी कभी कुछ ऐसे भी शोज़ हैं जो दूसरी भाषा के हैं, जैसे डार्क एक शो है नेटफ्लिक्स पर, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. अभी तक तो ज़्यादा नेटफ्लिक्स ही देखा है मैंने. पर आप देखते रेगुलर हो? देखता हूँ, कुछ ना कुछ देखता हूँ शोज़, और मूवी पे फिल्म्स भी देखता हूँ बहुत सारी जो एकदम ही अतरंगी फिल्में हैं. जैसे एक द एम्प्टी आवर्स करके एक फिल्म है जो मैंने कल रात को थोड़ा सा देखा, जो कि एक मैक्सिकन फिल्म है. तो अलग अलग भाषाओं की डॉक्यूमेंट्री, वो भी देखता हूँ मैं. सो आप जैसे जानते हैं कि इम्तियाज़ अली के साथ बात करने में जितना मज़ा आता है, क्योंकि उनकी खास बात यह है कि उन कहानियों के अंदर ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपको घर बैठे बैठे अच्छा एक्सपीरियंस उठाना है सिनेमा का, तो जाइए LG OLED टीवी को खरीदिए, जो कि 4K है, डॉल्बी विजन के साथ, एटमॉस साउंड के साथ और टॉप नॉच साउंड सिस्टम के साथ. तो घर बैठे बैठे आप एंजॉय कर सकते हैं सिनेमा का एक्सपीरियंस ओनली ऑन LG OLED टीवी विद 4K.
सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट मेरा फेवरेट पार्ट आपकी मेरी यारी के लेकर मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। क्या बात है। सर ये जो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसका नाम है अतरंगी यारी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोस्त भी हो मेरे और भाई भी हो, बड़े भाई भी हो, तो ये कुछ इन्होंने फोटो निकाली है। क्या बात है। बस ये मेरे को मैं थोड़े तो स्किन ट्रीटमेंट की लाइक जरूरत बॉबी देओल इन एनिमल। है। मुझे थोड़ा स्किन ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं क्या करवाया था आपने। ये आपको याद है? दिस इज फ्रॉम, अरे बाप रे, दिस इज फ्रॉम वन ऑफ योर फेस्टिवल्स ना? नहीं सर, पता नहीं कब की बात है यार ये तो। इसे मैंने फर्स्ट ऑफिस को लॉन्च हुआ था 160, पहली बार जब कंपनी को ऑफिशियल बनाया था उसका, जो 160 में, तब आप आए थे। क्या बात है सर। तभी आप हमेशा मेरे फर्स्ट चीज़ों में हमेशा रहे हो और आपको हमेशा रहना है, ये आप प्रॉमिस तो कर ही रहे हो पब्लिकली। तो सर आप की नवाजिश है। क्या ये आप बात याद दिला दो सर। अब ये कहाँ जा रहे हैं सर? हम लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं? सर ऐसा लग नहीं रहा है, तो आ रहे हो लग रहे हैं सर। ये दिस इज माय, दिस इज द फेस्टिवल। दिस इज द फेस्टिवल खिड़कियाँ। खिड़कियाँ, करेक्ट। हाँ। अच्छा ये दिल्ली में कहीं पर है, इब्तिदा की टी शर्ट है। नहीं सर, ये भी बॉम्बे में है। बॉम्बे में खिड़कियाँ, है? ये भी खिड़कियाँ। अच्छा खिड़कियाँ अभी रिसेंटली, हाँ हाँ। करेक्ट सर। आपने बड़ी कमाल की शर्ट पहनी हुई है सर। हाँ ये एकदम रिसेंट है, करेक्ट, एकदम काफी recent रिसेंट है। मैं एक्चुअली करेक्ट, हम लोग स्टेज पर हैं और हम एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे। सर आप मुझसे मेरे को पब्लिकली खिंचाई करते हैं आप, जो आप नहीं, हमेशा नहीं, करते नहीं, हो सर, ये। ऐसा कभी नहीं सर, नेवर सर। तो ऐसे कुछ हो रहा था सर ऐसे जो लोगों ने हमने सामने पूछा था लोगों से कि आपसे कोई सवाल पूछेंगे, तो एक लोगों ने पूछा है कि अगर आप अपनी फिल्म में से कोई ऐसा कैरेक्टर होते तो कौन सा होते? आपकी फिल्मों में इतने सारे कैरेक्टर है, आप कौन सा वाला होते? यार। मैं कोई भी नहीं होता एक्चुअली, बिकॉज वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना, मैं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। वो बनना चाहता मैं सभी कुछ बनना हूँ। लेकिन But- एक जो आपको लगता है मेरी लाइफ के या मेरी सेल्फ के बहुत क्लोज है, तमाशा वाला, रॉकस्टार वाला, लव आजकल 2 वाला। आई कांट से, इट कुड बी लाइक, एक्चुअली क्या है ना मुकेश, की ये सारी मैं हो सकता था जिंदगी में, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा। और मैं मतलब जॉर्डन भी हो सकता था अगर मैं उस तरफ जाता, तो अगर मैं वैसा होता तो वेद तो हो ही सकता था जो तमाशा का कैरेक्टर है। सब में मुझे लगता है कि कुछ है ऐसा जो मेरा है, बट मैं कोई ऐसा हूँ नहीं। मैं मतलब आई कांट relate to them in the way that I am them in that way. Correct. I can't, and the same with the girls. Like just because they are a different gender doesn't mean I can't. Like मैं गीत की तरह होना चाहूँगा in life because I can be so like positive and free spirited and so without inhibition होना चाहूँगा, मगर मैं हूँ नहीं। हाँ, correct. यानी कि मैं तारा के जैसे होना चाहूँगा जो दीपिका ने किया तमाशा में, कि sorted and easy and pleasant all the time, but मैं हूँ नहीं। जो आप नहीं हो वो ही लिखते हो। ऐसा भी हो सकता फिल्म ही हम उसी लिए बनाते हैं कि Correct. जो जिंदगी में नहीं हो सकता है ना, वो हम फिल्मों में एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे टिप्स जो आप एक्टर्स को देना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे एक्टर्स आपको सुनेंगे, जानना चाहते हैं कि आपको क्या ऐसे टिप देनी चाहिए एक्टर्स के लिए, जो ओनली स्पेसिफिक टू एक्टर्स, न्यू कमर जो ट्राई कर रहे हैं, इतने सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं यहाँ पे। I think, and for an actor, the biggest advice I will give is act as much as possible. Because unlike a singer or a painter, you can't operate in isolation. An actor needs a setup to do his thing. Painter अकेला बैठ के भी पेंटिंग कर सकता है या गायक रियाज कर सकता है, बट एक्टर को एक डायरेक्टर चाहिए, एक सीन चाहिए, एक को एक्टर चाहिए। तो जब मौका मिले तो कर लेना चाहिए, इससे कुछ नहीं तो प्रैक्टिस होती रहती है। करेक्ट। सर आपकी हर फिल्म के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्लोजर हग। कुछ भी ऐसे क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट होता है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा क्यों है? आप देखोगे सारी फिल्म के अंदर कोई ना कोई 2-3 सीन ऐसे होते हैं जो इतने ब्यूटीफुली रिटन होते हैं, इट्स अराउंड हग्स। एस्पिरेशन इज द रीजन दैट वी मेक मूवीज। आई फील दैट जो आप जिंदगी में चाहते हो वही फिल्मों में लिखते हो और उसी को शूटिंग में और फिल्म देख करके एंजॉय करते हो। आई थिंक इट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम माई ओन डिज़ायर। कभी आपने नोट किया या आपको आज रियलाइज हुआ? नहीं, मैंने सोचा है कभी या किसी ने बोला है ये इस बात को पहले भी, मगर ये एक पॉइंट है। मैं याद कर रहा था कि कौन सारी फिल्मों में है, बट ऑल या जो भी मुझे याद आ रही है, हाईवे या
हाईवे, लव आजकल, हैरी मेट तमाशा, सेजल, रॉकस्टार, सब हैरी में, मेट सेजल, हर सबके जगह। अंदर वो जो इम्पोर्टेंट सीन है हग वाला, रॉकस्टार में तो बहुत ही है, रॉकस्टार में तो बहुत ज़्यादा हक कर इम्पोर्टेंट। सकते हो। हाँ, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट यू, तो आई थिंक मेरे को भी आपको हक करना है अभी। थैंक यू सर, Thank you, मजा sir. आया लाइक ऑलवेज। थैंक इसी यू। तरह से हम मिलते रहेंगे, बात किया करेंगे। मैं आपके लिए कुछ ओहो, मैं आपको देना चाहता हूँ। ये क्या? एक्चुअली नीडेड इट फॉर माय हाउस, डैड्स हाउस। रियली इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग जो हमारी तरफ से, एमडी की तरफ से आपको मैं दे दूँ। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप चला के लेके जाएंगे इसको? ऐसे ले जा सकते हो ना? हाँ से ले आ सकते हैं।